नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं और सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के यूपी के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति के आगमन से पहले सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं यूपी में 7 महीने बाद चुनाव है और सभी सियासी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। प्रियंका गांधी अयोध्या से चुनावी बिगुल फूकेंगी तो बीएसपी प्रबुद्ध सम्मेलन कर सत्ता पाने की पूरी कोशिश कर रही है। उधर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। मुख्तार अंसारी को एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। और बात करें कोरोना की तो कोरोना के तीसरी लहर की आहट है। डॉक्टरों ने लोगों से चौकन्ना रहने की अपील की है। वहीं बाढ़ से हाल बेहाल है, या यूं कहें कि एक दरिया है, डूब के जाना है। लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन अलग अलग खबरों की किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये हलचलें अब तेज हो गई हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के दौरे की। और गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के बैठक की गई है। सीएम की ओर से अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 28 अगस्त को गोरखपुर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और यहां पर उनके दौरे को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। आखिरी चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों को खुद देख रहे हैं। इसे लेकर के उनके ओर से बैठक की गई है। अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं। गोरखपुर का उनका दौरा है, जहां पर लगातार वे व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखी जा रही हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को इसे लेकर के निर्देशित किया गया है किस तरीके से कैसे राष्ट्रपति का जो दौरा है अब वो सुचारू तरीके से चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या जाएंगे, वहां पर भी तैयारियां जोरों से होगी। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा और अभी क्या कुछ अपडेट इसे लेकर के आपके पास हैं? देखिए हेमंत, निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं और चूंकि 28 अगस्त को राष्ट्रपति का महोदय का जो है कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर के जो है वो निरीक्षण करने पहुंचे थे, क्योंकि ये कार्यक्रम को निरीक्षण करने 21 अगस्त को आने वाले थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की निधन के बाद जो है ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया था, जिसको लेकर आज वो पहुंचे हैं। और आज पहुंचते ही सीधे सबसे पहले भटहट के पिपरा गांव में गए थे और वहां पे जाकर के जो कार्यक्रम का जो आयुष विश्वविद्यालय का जो उन्हें शिलान्यास करना है उसके कार्यक्रम का निरीक्षण करने पहुंचे थे। बाकायदे मंच से लेकर के अलग अलग हर चीजों का उन्होंने निरीक्षण किया। हेलीपैड से लेकर के रास्ते तक को उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद जांचा है और उसके बाद से वहां पे आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। उसके बाद से फिर एक और जो है लोकार्पण करना है राष्ट्रपति को, वो उसी से थोड़ा सा आगे जो है भटहट से जो गोरखनाथ रास्ते पे एक जगह पड़ता है मानीराम के पास, वहां पे वो जाएंगे सोनबरसा के पास। वहां पे एक गोरक्ष विश्वविद्यालय का जो है उन्हें लोकार्पण करना है, उस कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। इसको लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पे जाकर के निरीक्षण किया है और कार्यों को देखा है। उसके बाद सीधे वो गोरखनाथ मंदिर आए थे और मंदिर आने के बाद तकरीबन 4 बजे के कुछ मिनट से जो है संबंधित अधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन के साथ उनकी एक बैठक थी राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के, जिसमें पुलिस महकमे से लेकर के जिला प्रशासन मौजूद था और बाकायदे एक एक पहलुओं पर खुद योगी आदित्यनाथ ने विचार विमर्श किया और जो है कार्यों का निरीक्षण भी किया है। और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है कि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के, कह सकते हैं। यानी 28 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उसको देख रहे हैं और बाकायदे एक एक जो है सुरक्षा के खाका के साथ, कह सकते हैं, पूरे कार्यक्रम का जो है वो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन के साथ पूरी तरीके से बैठक की है। जी बिल्कुल सुशील, 2 दिन का मुख्यमंत्री का दौरा, आज व्यवस्थाओं को उन्होंने खुद देखा है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के और तमाम चीजें सुनिश्चित की हैं। अगर कल की हम बात करें तो कल जो है मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है?
देखिए कल सुबह वो हर बार की तरह इस बार भी सुबह उठने के बाद वो मंदिर का भ्रमण करेंगे और ब्रह्मलीन अवैधनाथ और गोरक्षनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद गौशाला में जाएंगे, गायों को स्नेह देंगे और उसके बाद तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे के बाद से वो जनता दरबार में जाएंगे। क्योंकि जब जब वो आते हैं तब तब जनता दरबार लगाते हैं और उस जनता दरबार में दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में जो है फरियादी पहुंचते हैं और अपनी फरियाद कहते हैं। तो 7:30 पौने 8 बजे के आसपास ये जनता दरबार शुरू हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक उस जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनते हैं। और उसके बाद फिर जो है ये माना जा रहा है कि बीजेपी के कुछ लोगों के साथ वो बैठक कर सकते हैं राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के, और या तो फिर मिशन 2022 को लेकर के भी। क्योंकि जब जब वो आते हैं बीजेपी के जो आला कमान है यहाँ पे मौजूद है या फिर संगठन के जो कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ नेता है, उनके साथ वो बैठक करते हैं। तो कल माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आधे घंटे वो बैठक कर सकते हैं, उसके बाद वो सीधे लखनऊ के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल सुशील, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। राष्ट्रपति का दौरा और उससे पहले व्यवस्थाओं को देखने के लिए खुद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरे पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और कल की अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है कि प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। आपको बता दें कि एमपी रुंगटा और परिजनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 5 नवंबर 1997 को जान से मारने की धमकी दी गई थी। रुंगटा के भाई का, नंद किशोर रुंगटा का यहां पर अपहरण किया गया था। अब मुख्तार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। तो 5 नवंबर 1997 को जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसी मामले को लेकर के जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे सीधे। संदीप, किस तरीके से अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में, जो कि नवंबर 97 का प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप तय कर दिया गया एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। उसमें यह कहा गया है कि महावीर जो हैं वादी जो थे, जिनके भाई नंद किशोर का अपहरण किया गया था और उसमें पैरवी न करने के लिए उनको धमकियां दी गई थी और ये कहा गया था कि अगर वो जो है पैरवी करते हैं तो पूरे परिवार के साथ विस्फोटक लगा के उनको उड़ा दिया जाएगा, जिसको लेकर याचिका दायर की गई थी। और एमपी एमएलए कोर्ट ने उसमें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से उसमें सुनवाई करते हुए उस पर आरोप तय कर दिया है। तो जरूर है कि इसमें जो बाहुबली विधायक हैं मुख्तार अंसारी, उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब आरोप तय हो गए हैं, क्या माना जाए कि कोर्ट में ये मुश्किलें और ज्यादा मुख्तार के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि तमाम मामलों को लेकर के एक तरफ मुश्किल में मुख्तार है और एक और मामले के अंदर कोर्ट के अंदर आरोप दाखिल हुए हैं। जी बिल्कुल, मुख्तार अंसारी की तरफ से भी ये कहा गया है कि धमकी देने का कोई टेलीफोनिक साक्ष्य नहीं है, जिसको उन्होंने ये आधार बनाते हुए इस पूरे मामले को डिस्चार्ज करने की बात कही थी। लेकिन आज जो कोर्ट ने इस मामले पे सुनवाई करते हुए जो है उसमें आरोप तय कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर उन्होंने इस बात को कहा कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं बन रहा, कोई साक्ष्य नहीं है, इस मामले को डिस्चार्ज किया, उसके बाद अगर आरोप तय कर दिए गए तो स्वाभाविक है कि इनकी जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में भी बढ़ती हुई ही दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्तार को लेकर के एक राजनीति भी हो रही है, क्या इस तरह की चर्चाओं में एक बार फिर से तेजी आएगी? क्योंकि मुख्तार की मुसीबतें तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए बाहुबली कहा जाता है उनको, अपने क्षेत्र के वो एक वर्चस्वधारी हैं। तो अक्सर राजनीति हो चाहे जो हो, उसमें उनका एक अपना दबदबा, एक अपना वर्चस्व होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जिस तरीके से ये मुसीबतें बढ़ रही हैं, उससे ये कहा भी जा सकता है कि इसको भी लेकर हो सकता है राजनीति शुरू हो। लेकिन अदालत ने जो अपना काम किया उसमें उनके खिलाफ आरोप तय करके फिलहाल उनकी मुश्किल जरूर बढ़ा दी है। लेकिन आज के अगर कोर्ट की कार्रवाई की हम बात करें, यहाँ पर मुख्तार अंसारी की ओर से आरोप खारिज करने की मांग की गई थी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन आरोप पत्र दाखिल हुआ है और अब कोर्ट में केस चलेगा। अगर पीड़ित परिवार की बात करें, उनकी दलीलें आज कोर्ट में क्या थी?
देखिए, उनके वकील यहाँ पर पेश हुए थे और उन्होंने सारी बातें जो है खुलकर कि किस तरीके से उनको धमकियां दी गई थी, किस तरीके से उनको बताया गया था कि जो है उनको विस्फोटक लगा के विस्फोट करके उड़ा दिया जाएगा उनके पूरे परिवार को। और नंदकिशोर रोंगटा को जब अपहरण किया गया था तो उनसे 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। ये सारी बातें उनके वकील की तरफ से इस पे रखी गई, जिसको सुनने के बाद जो है अदालत ने आज अपना जो है इसमें आरोप तय कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट में अब केस चलेगा मुख्तार के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर के। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि लगातार सियासी चर्चाएं गर्म हो गई हैं। मुख्तार एक बार फिर से चर्चाओं में, और चर्चाएं इस बात को लेकर के कि मुख्तार पर अब केस चलेगा, मुख्तार पर इस पूरे मामले को लेकर के केस चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का दौरा है और उत्तर प्रदेश का, और सरगर्मियां अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 27 अगस्त को अयोध्या में होने वाली किसान महापंचायत में शामिल हो सकती हैं और इस तरह से प्रियंका गांधी अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तर्ज पर अयोध्या से 2022 के चुनाव मिशन का आगाज कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 27 अगस्त को किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच सकती हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी राम जन्मभूमि भी जा सकती हैं। कांग्रेस पूरे प्रदेश में किसान महापंचायत कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसे कांग्रेस के यूपी चुनाव अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में रामनगरी अयोध्या पहुंची थी और इस दौरान प्रियंका ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल खत्री के लिए रोड शो करने के साथ साथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी जाकर के दर्शन किए थे। एक बार फिर से सत्ता की राह पर राम मंदिर जाने की तैयारी यहां पर प्रियंका गांधी की, और उसे लेकर के सियासी चर्चाएं एक बार फिर से तेज होना लाजमी है क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और तमाम पार्टियां जो है वो अब अपने अपने स्तर पर चुनावी कार्यक्रमों का आगाज करती हुई नजर आ रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम खुर्रम के पास चलेंगे क्योंकि जिस तरीके से अब तमाम पार्टियां सक्रिय होती नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की सक्रियता भी यहां पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। खुद प्रियंका गांधी यहां पर कमान संभालती हुई दिखाई दे रही है। खुर्रम, क्या कुछ जानकारी सबसे पहले तो प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के, और ये दौरा कांग्रेस के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है? ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी 27 तारीख को अयोध्या पहुंचती हैं तो यकीन मान लीजिए कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है अपने पॉलिटिकल कैंपेन की। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 में जुट गई है कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी का आना ये बताता है कि प्रियंका गांधी बेहद शिद्दत के साथ जो 89 के बाद सरकार नहीं बनी, हाशिए पे कांग्रेस चली गई उत्तर प्रदेश में, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश में है कांग्रेस प्रियंका गांधी। मैं इस पुनर्जीवित का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि देखिए गिनती कहीं नहीं होती है कांग्रेस पार्टी की। अब हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है किसी को फर्क भी नहीं पड़ता और लोग अब और पार्टी की तरफ देखने लगते हैं। 14 साल तक की भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रही उत्तर प्रदेश में। ये भी हकीकत है कि 14 साल बाद जब लौटी तो थम्पिंग मेजोरिटी नहीं, विकराल मेजोरिटी के साथ लौटी, 300 प्लस सीट के साथ लौटी। 89 के बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पुनर्जीवित करना की बात हो रही है, वो हाशिए पर है। हैरानी की बात ये होती है कि 10 साल तक की कांग्रेस केंद्र में सरकार में रहती है लेकिन उत्तर प्रदेश में वो फिर भी हाशिए ही पर रहती है और हालात इतने बिगड़े कि राहुल गांधी अमेठी हार गए। तो अब सवाल ये उठता है कि पुनर्जीवित कैसे करेंगे, जिसके लिए आपको हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा, खासतौर से गांधी परिवार को, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को गांधी परिवार के अंदर ही पाती है। तो जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी को कमान मिली है, उनका अपना ऑरा है, अपना करिश्मा है और अब देखना यह है कि जो उनकी रणनीति है वो कांग्रेस को कितना पुनर्जीवित कर पाएगी। हाँ, पिछले तकरीबन 1 साल से या यूं कह लीजिए 1.5 साल से कांग्रेस सुर्खियों में जरूर है 2 वजह से, एक प्रियंका गांधी, दूसरे लल्लू और तीसरा कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह। ये बताता है कि कांग्रेस अब सीरियसली चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं तो इससे पहले ये होता कि एक चुनाव फॉर्मेलिटी है, ऐसे ही लगता था, लेकिन इस बार सीरियसली लड़ रही है। कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें नहीं मिलेगी, कितना अपोजिशन में वो कितनी बड़ी शक्ति ताकत बनकर उभरेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मेहनत का फल मीठा होता है और अब देखना ये है कितनी मेहनत कर पाती कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो ये दौरा है अयोध्या का, जो संभावित दौरा है प्रियंका गांधी का अयोध्या के लिए, वो कई मायने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए
क्योंकि कांग्रेस ये अब क्लेम करती है कि अगर आज राम मंदिर बन रहा है तो इसकी बुनियाद में कांग्रेस है, क्योंकि राजीव गांधी के रिजाइम में ताला खुला था, राजीव गांधी के रिजाइम में वहां पर बिल्कुल शिलान्यास खुर्रम, हुआ और यूं था। कहें कि प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश आ रही हैं और उसी दौरान उनका जो है अयोध्या का दौरा, तो चुनावों के वास्ते, वोट के वास्ते अब राम मंदिर के रास्ते यहां पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। उन्नाव पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा, 2022 में बीएसपी की सरकार बनाने का दावा किया। 16% ब्राह्मण और 13% दलित वोट बैंक के सारे बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी, ये पार्टी का फॉर्मूला है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू, उन्होंने सीधा निशाना साधा। सतीश मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए लोगों की हत्याएं करवाई जा रही हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं असुरक्षित थीं। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के साथ छलावा है। सतीश मिश्रा यहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कि हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, आप तो यहाँ मौजूद थे, आपने देखा किस तरह से ब्राह्मण समाज आज पूरी अपनी ताकत के साथ में हमारे साथ में खड़ा हुआ है। और इसलिए खड़ा क्योंकि उसके साथ में जो उत्पीड़न हो रहा है ब्राह्मण समाज के पूरे प्रदेश में, वो उससे इतना दुखी है कि उसने मन बना लिया कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और 2007 में जिस तरह तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के साथ उन्नाव से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां चुनावी कार्यक्रमों में जाती हुई नजर आ रही है और उनमें से बसपा भी लगातार प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन करते हुए अपने आप को इस चुनावी मझधार में, इस चुनावी रणनीति के शतरंज के खेल में लगातार अपने आप को साबित करती हुई दिखाई दे रही हैं। गौरव, इससे कैसे देखा जाए कि बहुजन समाज पार्टी लगातार प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन कर रही है? उन्नाव की बात करें, आज क्या कुछ यहां पर हुआ? बिल्कुल हेमंत, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2022 का विधानसभा वहीं जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो भी पूरी तरीके से जो विधानसभा का चुनाव है उसमें उतर चुकी है। और आज बहुजन समाजवादी पार्टी के महासचिव जो है सतीश चंद्र मिश्रा वो उन्नाव पहुंचे थे। हालांकि कार्यकर्ताओं ने उनका जहां स्वागत किया और उन्होंने आते ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का निशाना जी क्योंकि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है काफी अच्छे से सरकार में नहीं है, सत्ता नहीं, तो इसलिए सतीश चंद्र मिश्रा लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर निशाना साधते रहे। जो भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण विरोधी पार्टी बता दिया, उन्होंने विष्णु कांड को लेकर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा जब सरकार आएगी तो हम विष्णु कांड की जांच कराएंगे। जो दलित है उनका अपमान हो रहा है इस सरकार में, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। तो ब्राह्मण है और जो 23% दलित है, ये लोग अगर आज आते हैं तो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को यहाँ इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें टिकट दिया जाएगा। और वो सतीश चंद्र मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर मुद्दे को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि सिर्फ 5 ईंट का पूजन किया गया, ना भूमि पूजन हुआ, ना ही। बिल्कुल गौरव, तमाम तरीके से विपक्षियों पर निशाना साधते हुए सतीश मिश्रा यहां पर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए सीधा निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर, और साथ ही साथ संकेत भी ये दे रही है कि इन दोनों पार्टियों ने दलितों को, ब्राह्मणों को चला है, और साथ ही निशाना यह भी साधा गया कि जो कृषि कानून है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभदायी नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने चेता दिया है इस बात को लेकर के कि तीसरी लहर अब जल्द आ सकती है। अक्टूबर में इन्फेक्शन पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी गई है। अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है और तीसरी लहर में बच्चों के प्रति सावधानी बरतने की बात भी की गई है, क्योंकि इस लहर में बच्चों के लिए खतरा ज्यादा होगा। अक्टूबर में हर दिन 5 लाख से ज्यादा मामले आ सकते हैं। ये चुनौती न केवल प्रशासन के सामने होगी, इससे निपटने की न केवल चिकित्सा विभाग के सामने होगी बल्कि आम लोगों के सामने भी होगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रवि, तीसरी लहर की आहट लगातार हमारे सर पर है, आशंकाएं से लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। आखिर उत्तर प्रदेश इसे लेकर के किस तरीके से तैयार है?
हाँ, देखिए अगर बात करें तो साल 2020 और 2021 में जो हालात थे उस हालात को काफ़ी हद तक बाद में ही भले ही काबू कर लिया गया। अगर अभी इस बार की बात करनी है 2021 की बात करें तो अभी जो हालात है बहुत ही बेहतर है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ज़्यादातर जिले हैं वो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। हालांकि कुछ जिले जरूर बचे हुए हैं जहाँ पर मरीजों की संख्या है वो भी बेहद कम यानी ना के बराबर ही हो रही है। अगर कल की बात करें तो कल पूरे 24 घंटे में करीब 7 मरीज मिले थे। उसके अलावा आज की बात करें तो 28 मरीज के करीब आसपास जो है वो मिले। संक्रमित मरीजों की संख्या है वो करीब 28 निकल के आई बीते 24 घंटों में, यानी कि थोड़ी सी जो संख्या है वो कम होती है और कहीं कहीं संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं कि संक्रमण जो है वो तेजी से कम जरूर हुआ है लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। हालांकि अगर बात करें तो 6ठी से 8वीं तक के जो स्कूल है वो आज से खोल दिया गया। हालांकि 66 घंटे की दो शिफ्ट में क्लासेस लगाई जाएंगी। हालांकि ये जरूर है कि जिस तरीके से पहले स्कूल 9वीं से 12वीं तक के जो स्कूल है वो खोले गए थे, अब बिल्कुल एहतियात बरतने की जरूरत यहाँ पर रवि, और जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की प्रशासन की ही नहीं है, यहाँ पर जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन लोगों को एहतियात बरतना है। लापरवाही अगर की तो कोरोना हम पर भारी पड़ सकता है। तो इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।